गोलबंदी तो होगी। उन राजनीतिक दलों की गोलबंदी होगी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। उन विपक्षी दलों की गोलबंदी होगी जो भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक राजनीति से असंतोष और उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उन राजनीतिक दलों की गोलबंदी होगी जो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और राजनीति से असंतुष्ट हैं। लेकिन उन राजनीतिक दलों की नहीं होगी जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। आम आदमी पार्टी को मैं गैर भाजपा विपक्ष नहीं मानता, मेरी निजी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूं। और वह आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्वयं चुना गया एक विपक्ष है। मैं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी कार्रवाई का अंग नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि मनीष सिसोदिया को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि आम आदमी पार्टी पर ये दबाव बना रहे कि वह कांग्रेस के खिलाफ लड़े, कांग्रेस के खिलाफ अपने कदमों को पीछे न हटावे और वह मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ वहां जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है वहां वो अपनी दखलंदाजी करे और उससे पीछे न हटे। अन्यथा मनीष सिसोदिया, अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आप अरविंद केजरीवाल साहब क्यों छोड़ दिया आपने? क्या अगर कोई मंत्रिमंडल का निर्णय किसी एक मंत्री का होता है, अगर आप उस नीतिगत फैसले की बात करते हैं तो सामूहिक फैसला नहीं है। अगर वह सामूहिक फैसला नहीं है, अगर वह सामूहिक फैसला नहीं है तो आप फिर अकेले उस मंत्री को क्यों ले गए? और सामूहिक फैसला है तो मुख्यमंत्री को भी जाना चाहिए, तो मुख्यमंत्री को तो आप लेते नहीं। मुख्यमंत्री को आपने छोड़ रखा है कि वह कांग्रेस के खिलाफ इस तरह का माहौल करे। देखिए, कोई भी समाज जो विकसित होना चाहता है, जो आगे जाना चाहता है, अपने आने वाली पीढ़ी को सशक्त करना चाहता है, वो भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर उत्पीड़न को भी नहीं स्वीकार कर सकता। लालू प्रसाद यादव को जब सीबीआई की कोर्ट ने सजा दिया तो देश के किसी कोने में कोई हलचल नहीं हुई। जब उनके खिलाफ ये आरोप लगे थे ट्रेजरी वाले और सीबीआई कोर्ट में साबित हो गया, सीबीआई कोर्ट से उनको सजा दी, कहीं किसी ने नहीं कहा कि अत्याचार हो रहा। लेकिन जब आपने उन तमाम मामलों को बारी बारी से एक उत्पीड़न के तहत आपने आगे बढ़ाना शुरू किया, तो जिस आरजेडी को बिहार की जनता ने बुरी तरह से खारिज कर दिया था, उसको सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे दी, उनके पीछे जन समर्थन लेके खड़े हो गए। आप इस तरह की कार्रवाइयों से राजनीतिक दलों को नहीं खत्म कर सकते, किसी नेता को भी आप इस तरह से दबा नहीं सकते। प्रश्न यह है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अब मेरा अपना मानना है कि आज जनता दो हिस्सों में बटी हुई है। एक ऐसी जनता है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और एक ऐसी जनता है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। वह राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी के साथ के खिलाफ लड़ रहे राजनीतिक दलों के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, वो खारिज हो जाएंगे और आपके सामने चीजें आएंगी। अगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस खारिज हो गई, जहां 2011 से कभी चुनाव नहीं आ रही है, तो यह किसी राज्य में हो सकता है। अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी हार गई, जो 1995 से उस सीट को कभी नहीं हारी थी, तो यह जनता का संदेश है, ये राजनीतिक संदेश बन रहे हैं। और आप ये मानिए कि आम आदमी जो सामान्य व्यक्ति है, वह जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वो खड़ा हो जाएगा। 1977 में कोई राजनीतिक दल नहीं था, किसी के पास कोई ताकत नहीं थी, कोई चेहरा नहीं था। लोगों ने कांग्रेस को हराया और इस कदर हराया कि प्रधानमंत्री तक को चुनाव हारना पड़ा, जो उस समय के सबसे सशक्त नेता होती थी। यह किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और सवाल यह है कि सम्मानित उपराष्ट्रपति महोदय को आपने दिखाया, उपराष्ट्रपति महोदय का जो भाषण है यही साबित करता है कि जो राहुल गांधी ने कहा है वो सही कहा है। अगर राहुल गांधी कहीं भी एक खड़े होकर ये कहते हैं कि देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ कंप्रोमाइज किया जा रहा है, तो माननीय उपराष्ट्रपति जी ने इसको साबित कर दिया। क्या उपराष्ट्रपति से यह उम्मीद की जाती है कि वह इस तरह की राजनीतिक टिप्पणियों के ऊपर बयानबाजी करें? क्या भारत का संविधान, भारत की संवैधानिक मर्यादा, लोकरीति की मर्यादा, लोक मर्यादा इस तरह के किसी राजनीतिक दल को, संवैधानिक व्यक्ति को मान्यता देता है, अनुमति देता है? नहीं देता। हमने आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग विभिन्न संवैधानिक पदों पर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर के तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं दी।
राधा कृष्णन ने तो इस तरह की टिप्पणी नहीं दी। जवाहरलाल नेहरू के तमाम नीतियों से संतुष्ट होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद जी ने कभी इस तरह की टिप्पणी नहीं की। अगर आप उपराष्ट्रपति हैं, आप इस देश के उपराष्ट्रपति हैं, किसी पार्टी या किसी वर्ग विशेष के उपराष्ट्रपति नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आप लोगों को चेतावनी देने के लिए आया हूं, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं? किस संवैधानिक प्राविधान का राहुल गांधी ने विरोध किया? अगर लोकतंत्र में असहमति नहीं होगी, आलोचना नहीं होगी, तो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है। और अगर आप में असहमति को सुनने, आलोचना को सहमति का मादा नहीं होगा, तो आप लोकतांत्रिक कैसे हो सकते हैं? और असहमति के खिलाफ आवाज बुलंद करना, या आप कैसे अपने आप को लोकतांत्रिक कर सकते हैं और अपनी संवैधानिक संस्थाओं को बचाने या मजबूत करने के दावेदार बन सकते हैं? जिन जिन बातों को राहुल गांधी ने उठाया, अगर सरकार उससे असहमत है, अगर सरकार बयान देने के लिए थोड़े होती है, सरकार कार्रवाई करने के लिए होती है। अगर राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में, देश के एक नागरिक के रूप में ब्रिटेन में जाकर के कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम किया है, तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, उनके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कीजिए, उनको आप गिरफ्तार कीजिए। बयान देना सरकार का काम थोड़ा होता है। और अगर आप बयान देते हैं तो आप केवल राजनीति कर रहे हैं। ये आम आदमी को भी समझ में आता है, जन सामान्य को भी ये बात समझ में आती है। जिन जिन मुद्दों को उठाया राहुल गांधी ने, क्या कोई किसी बात का जवाब इस सरकार के पास है? उन मुद्दों को सरकार ने खारिज करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा, आप कहते हैं ना कि अगर उन्होंने कहा कि संसद में हमको बोलने नहीं दिया जाता, आप कहे कि साहब इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है, हम किसी की माइक बंद ही नहीं कर सकते, हम किसी के भाषण को डिलीट कर ही नहीं सकते, हमारे यहाँ नियम ही नहीं है। क्या यह कहने की स्थिति में है आप? और सम्मानित उपराष्ट्रपति जी ने जो बात कही, इस देश की जनता संसद की कार्रवाई को सजीव देखती है। उपराष्ट्रपति महोदय की बात और सजीव प्रसारण, क्या दोनों में तालमेल है? आप स्वयं अपने आप को खारिज कर रहे हैं, अपने आप को आप अविश्वसनीय बना रहे हैं, और राहुल गांधी के द्वारा कही गई बातों को आप सत्यापित कर रहे हैं। और यह सबसे बड़ा संकट यही है। राहुल गांधी के सामने, राहुल गांधी को लेकर के इस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 2014 के बाद से जिस तरीके से विपक्ष को खारिज करने की कोशिश की गई, संस्थागत तरीके से, संगठनात्मक तरीके से, वो सभी के सभी प्रयास को राहुल गांधी ने एक सिरे से उड़ा दिया अपनी पदयात्रा के माध्यम से। अगर उनकी पदयात्रा के दौरान अगर आम आदमी विपरीत मौसम में, खराब मौसम में घंटों इंतजार करके अगर उनसे मिलने के लिए सड़क पर उतर के आया, तो क्या यह राजनीतिक संदेश नहीं है? इसको यह क्या दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक राजनीतिक संदेश इस देश के लोगों को नहीं जा रहा है, दुनिया को नहीं जा रहा? क्या राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात कही ब्रिटेन में जाकर के जो उन्होंने अपनी पदयात्रा के दौरान नहीं उठाए थे? और देश अपने संविधान के किस कोने में, किस प्रावधान के तहत है कि आप विदेश में जाकर के देश के बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं? और अगर इस तरह की स्थितियां हैं, तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। राहुल गांधी ने तो कोई ऐसी बात नहीं की जो देश की मर्यादा के खिलाफ हो, इस देश की जनता के खिलाफ हो, इस देश के किसानों के खिलाफ हो। लेकिन आपने कहा कि आज से कुछ साल पहले भारत में पैदा होने वाले लोगों को आत्मग्लानि होती थी। यह किस तरह की टिप्पणी थी? क्या इससे भारत का गौरव बढ़ रहा था? और जो ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है, ये आप अगर भ्रष्टाचार सरेआम हो रही है ना, अगर आप आरोपियों के खिलाफ आपका स्वरूप पक्षपातपूर्ण है, ईमानदारी का प्रयास नहीं है, पारदर्शी प्रयास नहीं है, तो उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। अगर विपक्ष आरोप लगाता है तो डाउन द लाइन यही मैसेज आएगा कि लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। और यह इस तरह का आरोप लगना और जनता के बीच में इसकी स्वीकृति होना उन सभी प्रयासों को भोथरा करता है जो भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर किए जा रहे हैं। और यह बात साबित होती चली जाएगी कि जो आप, और यह काम आप संस्थाओं को बेअसर करने और विश्वसनीय बनाने की कीमत पर कर रहे हैं। आप संस्थाओं को मजबूत नहीं कर रहे हैं, संस्थाओं की प्रक्रिया को मजबूत नहीं कर रहे हैं, इस देश के लोगों के बीच में अविश्वास की स्थिति बना रहे हैं। और ये बहुत बड़ी राजनीतिक भूल है। और मेरा मानना यह है कि जिस तरीके का देश में माहौल है, इस भाषणों से बच जाने वाली चीजें नहीं है।
और ये जनता ने हर मौके पर, अभी जो 5 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए उसमें, पिछले दिनों जो विभिन्न राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हुए उसमें, एमसीडी का चुनाव हुआ इसमें, स्पष्ट रूप से अपनी बात कही है। अगर कोई पढ़ नहीं पा रहा है तो न पढ़े, लेकिन जनता ने अपना संदेश देने में कहीं भी अस्पष्टता के साथ अपनी बात रखने में पीछे नहीं है।